मथुरिया क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि यहाँ पे मैं जो आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा उन क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो एक रहेगा पर यहाँ पे मैं एक एक लाइन लिखूंगा, एक एक लाइन से आपको एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? जो आहार नाल है उसमें स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो स्टार्च को हम देखते हैं। स्टार्च, ठीक है, स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक है कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। और ये पाचन कौन करता है? ये पाचन करता है लार। ठीक है, लार होती है। तो इस लार में क्या होता है कि इस लार में 99% तो जल होता है। 99.9% तो क्या होता है? इसमें जल होता है। ठीक है, और इसमें 0.1% क्या होता है? इसमें होते हैं एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम कौन से? दो एंजाइम होते हैं यहाँ पे। एक एंजाइम तो होता है टाइलिन, ठीक है, और एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम, ये दो एंजाइम हमारे कहाँ पर होते हैं? ये हमारे होते हैं लार के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। सबसे पहले स्टार्च का पाचन हुआ, कहाँ पे हुआ? मुंह से शुरुआत हुई, मुंह में लार से शुरुआत हुई, और ये स्टार्च को माल्टोज में कौन बदल रहा है? टाइलिन बदल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित हो गया है मुंह में ही, परंतु ये अंतिम उत्पाद नहीं है। अंतिम उत्पाद क्या मिलेगा हमें? अंतिम उत्पाद हमें मिलेगा ग्लूकोज। ठीक है, और ये हमें अंतिम उत्पाद ग्लूकोज कब मिलेगा? देखो, माल्टोज अभी मुंह में है, मुंह से फिर भोजन कहाँ पे जाएगा? भोजन जाएगा हमारा आमाशय में। आमाशय में भी इसका कुछ ना कुछ पाचन होगा, फिर ग्रहणी में जाएगा, वहां पे पाचन होगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, वहां पे पाचन होगा। ठीक है, तो अंत में सबसे लास्ट में हमें फाइनली मिलेगा ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है, अब यहां पर हमें स्टार्च, जिस यहाँ पे दो शब्द आए, एक तो टाइलिन आया है और एक लाइसोजाइम आया है। तो टाइलिन क्या कर रहा था? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर रहा है ना? हमें ये याद रखना है कि टाइलिन क्या कर रहा है? टाइलिन का क्या कार्य है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखना है हमें। ठीक है, तो टाइलिन, टाइलिन से एक यहाँ पे, ये केवल याद रखने के लिए है ना। ठीक है, तो टाइलिन से हम यहाँ पर एक कल्पना कर सकते हैं कि एक स्पेशल क्या है? टॉयलेट है। टाइलिन से क्या है? टॉयलेट, टॉयलेट। ठीक है, अब ये टॉयलेट ऐसा है कि इस टॉयलेट के ऊपर छतनी है और इसके ऊपर क्या है? स्टार है। ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे इसके क्या है? मिट्टी है। तो स्टार टॉयलेट में गए और मिट्टी में कन्वर्ट हो गए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टार्च को। और जो हमारा टॉयलेट है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा प्रोटीन। और मिट्टी किसे रिप्रेजेंट करेगी? को। तो याद रखना आसान है, याद रखना आसान है, नहीं है? बिल्कुल आसान है ना? तो टाइलिन कर रहा है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित। ठीक है, लार में ही हमने देखा था टाइलिन के अलावा एक एंजाइम और होता है। वो कौन सा होता है?
लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम भी लार में ही पाया जाता है और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। हमारे भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम। हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य लाइसोजाइम करता है। लाइसोजाइम लार के अलावा और कहाँ पे उपस्थित होता है? देखो, जहां से भी कुछ नमी वाली चीज निकल रही है ना, वहां पे क्या इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जैसे कि आंसू है, पसीना है ना, हमारा यूरिन है, तो वो नमी वाली चीज निकल रही है, पसीना निकल रहा है, तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो वहां पे बैक्टीरिया नहीं आए, इसलिए पसीने में भी कुछ मात्रा में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, ठीक है। आंख में से आंसू निकलते हैं, आंसू आंसू में भी क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। इसी प्रकार से जो हमारा यूरिन निकलता है, मूत्र जो होता है, मूत्र में भी कुछ मात्रा में लाइसोजाइम पाया जाता है। क्लियर है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन के रूप में अंतिम उत्पाद हमें क्या मिलने वाला है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और रेनिन। कौन सा एंजाइम है जो कि अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर तो क्या है इसका? रेनिन है, क्योंकि रेनिन कहाँ से स्रावित होता है? रेनिन होता है अमाशय से स्रावित, स्टोमक से। रेनिन कहाँ से स्रावित होता है? स्टोमक से, ठीक है। और इसका रेनिन का कार्य क्या होता है? रेनिन क्या करता है? रेनिन क्या करता है? रेनिन का जो कार्य है वो है, जो हमारे दूध में कैसिनोजन प्रोटीन होता है, कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदलने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है। तो दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदलता है। कौन बदलता है? रेनिन। और रेनिन कहाँ से स्रावित होता है? स्टोमक या अमाशय से स्रावित होता है। रेनिन जो होता है, जैसे जो हमारी उम्र जब ज्यादा होती है तो वयस्क अवस्था में क्या होता है ना, रेनिन बहुत कम स्रावित होता है, नहीं के बराबर स्रावित होता है। रेनिन बच्चों में ज्यादा स्रावित होता है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? रेनिन करता है, ठीक है। यहाँ पर हम बाकी के ऑप्शन देखते हैं और कि अग्नाशय से और कौन कौन से एंजाइम स्रावित हो रहे हैं, ठीक है। अग्नाशय से और कौन कौन से एंजाइम स्रावित हो रहे हैं? सबसे पहला एमाइलेज है ना, एमाइलेज। तो ये एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कौन करता है? एमाइलेज करता है, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर हम बात करें ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। फिर बात करें हम लाइपेज की, तो लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है, ठीक है। अग्नाशय से क्या क्या स्रावित हो रहा है? एमाइलेज,
ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन का पाचन कर रहा है, ठीक है। और लाइपेज क्या कर रहा है? वसा का पाचन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो रहा है, प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है और वसा का भी पाचन हो रहा है। तो अग्नाशय से जो रस निकलता है, अग्नाशयी रस, उसे क्या कहते हैं हम? अग्नाशयी रस को कहते हैं पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? अग्नाशय से निकलने वाले रस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नाशय से जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उनसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन होता है, ठीक है। अब हमें याद रखना है कि अमाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित हो रहा है, अग्नाशय से कौन सा स्रावित हो रहा है। बच्चे इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि ये रेनिन है, तो ये रेनिन कहाँ से निकल रहा है? बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि रेनिन अमाशय से निकल रहा है कि अग्नाशय से निकल रहा है। लाइपेज जो है अमाशय से निकल रहा है या अग्नाशय से निकल रहा है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं हम, इसको कैसे याद करेंगे हम, ठीक है। देखो अग्नाशयी है ना, अग्नाशयी। तो अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। तो अग्नाशय से अब अग्नाशय से आप आग याद रख सकते हो, अग्नाशय से अग्नि, अग्नाशय से क्या? अग्नि, और अग्नि से आग। सपोज कहीं पर आग लग गई, कहीं पर क्या हुआ कि आग लग गई, तो आग लगी, तो आग लगेगी तो क्या होगा? ताप बढ़ेगा, तो आग लगी तो ताप बढ़ा। जब ताप बढ़ा तो लाइलाज बीमारियां हो गई, ताप बढ़ा तो क्या हो गया? लाइलाज बीमारियां हो गई, है ना। लाइलाज क्या हो गई? बीमारियां हो गई। और सभी जब लाइलाज बीमारियां हो गई तो सब किसको याद करने लगे? माँ को याद करने लगे, ए माँ, ए माँ, है ना, ए माँ, ए माँ, सभी ए माँ, ए माँ चिल्लाने लगे। तो देखो, अब देखो, अग्नाशय से अग्नि आपको याद आ जाएगा, कनेक्ट कर लोगे। अब आग लगी तो ताप बढ़ा, ताप से क्या याद आएगा? ताप से आप कनेक्ट करोगे ट्रिप्सिन, ताप से ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइलाज, लाइलाज से क्या कनेक्ट करोगे? लाइपेज, ठीक है। और एमा से क्या कनेक्ट करोगे? एमा से आप कनेक्ट करोगे एमाइलेज। भाई आप मुझे बताओ, याद रखना आसान ही नहीं है। अब भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे ना कि अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कौन संग्रहित करता है? मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कौन संग्रहित करता है? अब सपोज, अब इसे हम समझते हैं। आपने खाना खाया, आपको 1600 कैलोरी की ही जरूरत है। अब आपने खा लिया खाना बहुत ज्यादा, है ना, ज्यादा खाना आपने खा लिया, आपका मनपसंद खाना था, तो आपने ज्यादा खाना खा लिया, आपकी बॉडी में चली गई 2500 कैलोरी। आपको जरूरत कितने की है? आपको जरूरत है 1600 कैलोरी की। अब आपने कंज्यूम कितनी कर ली? आपको अच्छा खाना लगा तो आपने खा ली 2500 कैलोरी। कितनी खा ली आपने? 2500 कैलोरी आपने ग्रहण कर ली। तो अब ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, ये एक्स्ट्रा कैलोरी का हमारा शरीर क्या करेगा? तो हमारे शरीर में एक चीज होती है यकृत, लीवर। तो लीवर क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यकृत क्या करता है? यकृत के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? इसे कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस,
ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस शब्द जहां पर भी आए ना, ये जेनेसिस, इसका मतलब ध्यान रखना उत्पादन होता है। जेनेसिस मतलब क्या होता है? उत्पादन होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का उत्पादन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? लीवर में हो रहा है, यकृत में हो रहा है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? हमारा यकृत परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यकृत होगा। यकृत या लीवर के बारे में हम और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यकृत और क्या क्या कार्य करता है, यकृत के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यकृत है ना, लीवर, इसका जो वजन होता है, वजन कितना होता है? लगभग 1.5 केजी होता है। वजन कितना होता है इसका? 1.5 केजी होता है। रंग इसका होता है गहरा धूसर, गहरा धूसर। इसके अलावा ये क्या क्या कार्य करता है? ये एक तो यहाँ पे हमने देखा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? यकृत करता है। यकृत का क्या है? यकृत शरीर का मुख्य उपापचयी अंग है। शरीर का मुख्य उपापचयी अंग कौन है? यकृत है, मुख्य उपापचयी अंग। अभी उपापचयी अंग का क्या मतलब है? यहाँ पे उपापचयी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शंस, हम वो आगे देखेंगे, है ना, आगे देखेंगे हम। तो शरीर का मुख्य उपापचयी अंग कौन है? यकृत है। विषाक्त पदार्थों का निराविषीकरण कौन करता है? यकृत करता है। विषाक्त पदार्थों का निराविषीकरण करने का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। औषधियों का पाचन कहाँ पे होता है? औषधियों का पाचन भी यकृत में ही होता है। औषधियों का पाचन, इसलिए इसे क्या कहते हैं? शरीर की रसायनशाला। औषधियों का पाचन कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम शरीर की रसायनशाला। और यकृत क्या क्या करता है? यकृत हिपेरिन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हिपेरिन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? यकृत करता है। और ये हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को जमने से रोकता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त जो बह रहा है उसका थक्का नहीं बने, शरीर के अंदर ही अंदर हमारा रक्त नहीं जम जाए, तो उसे रोकने का कार्य कौन करता है? ये हिपेरिन प्रोटीन करता है। आप एक चीज देखो यहाँ पे, हिपेरिन, हिपेरिन में हिपेट शब्द आ रहा है ना, हिपे शब्द। तो ये हिपेट जो शब्द है, हिपेट शब्द किससे संबंधित है? हिपेट शब्द संबंधित है यकृत से या लीवर से। हिपेट शब्द किससे संबंधित है? यकृत से या लीवर से। तो हिपेटोमेगली, कहीं पे आपने पढ़ लिया हिपेटोमेगली, तो इसका मतलब क्या है? यकृत के आकार में जब वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिपेटोमेगली। यकृत के आकार में वृद्धि, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हिपेटोमेगली। हिपेटाइटिस सुना ही है आपने, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस, हिपेट आ रहा है ना, हिपेटाइटिस में प्रभावित अंग कौन होता है? यकृत होता है, इसे कह देते हैं हम।
हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। तो हिपेट शब्द आपको कहीं पर भी देखने को मिले तो हिपेट शब्द का मतलब क्या है, किससे संबंधित है? इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे यकृत से संबंधित है। तो यकृत क्या कर रहा है? हिपेरिन का संश्लेषण कर रहा है। हिपेरिन प्रोटीन का संश्लेषण कौन कर रहा है? यकृत कर रहा है। उसके अलावा और किन प्रोटीन का संश्लेषण करता है? यकृत करता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? यकृत करता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का कार्य क्या होता है? इन दोनों प्रोटीन का कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन मददगार होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? रक्त का थक्का बनने में लगभग 5 से 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रक्त का थक्का जमाने में मददगार होते हैं? तो देखो, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, विटामिन के, है ना, प्लेटलेट्स, विटामिन के, ये क्या होते हैं? रक्त का थक्का जमाने में मददगार होते हैं। वैसे तो ऐसे 13 फैक्टर हैं, और भी बहुत सारे हैं, पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स, विटामिन के। तो यकृत में ही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का संश्लेषण भी हो रहा है। क्लियर है? यकृत को क्या कहते हैं? यकृत सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग भी है। शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग, शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग कौन है? शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग है यकृत, ठीक है। और यकृत में और इसके अलावा क्या होता है? यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? यकृत करता है हमारा, ठीक है। उसके अलावा यकृत ही बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कौन कन्वर्ट करता है? यकृत करता है। विटामिन ए में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है। इसके अलावा हमारा जो यकृत है वो किन किन विटामिन का संचय करता है? तो देखो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12 का संचय कौन करता है? यकृत करता है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे काम कौन कर रहा है हमारा? इतना सारा काम कर रहा है हमारा यकृत। और ऑब्वियसली ग्लाइकोजन के रूप में कौन संग्रहित करता है? यकृत संग्रहित करता है। हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरी थी उसे किसमें संग्रहित कर दिया? ग्लाइकोजन में संग्रहित कर दिया। अब जब कभी आपने फास्ट रखा या बहुत ज्यादा आपने कुछ काम कर लिया और आपको खाने की जरूरत है, तो जो आपका जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है, एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है, उसे वापस ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करेगा? उसे वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम भी कौन करता है? यकृत ही करता है। तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करेगा? यकृत ही करेगा।
और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये प्रक्रिया कहलाएगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब देखो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन होता है एक बड़ा अणु। ग्लाइकोजन क्या है? बड़ा अणु है। ग्लूकोज है छोटा अणु। तो ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें कि बड़े अणु छोटे अणु में कन्वर्ट होते हैं, ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें कि बड़े अणु छोटे अणु में कन्वर्ट होते हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या कहलाती है? कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। और एनाबोलिक रिएक्शन क्या होती है? कि जब छोटा अणु बड़े अणु में कन्वर्ट होता है। जब छोटा अणु बड़े अणु में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कहलाती है एनाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। तो वैसे तो हम डिटेल में देखेंगे आगे कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक रिएक्शन और कैटाबोलिक रिएक्शन का जो सम होता है वो क्या होता है? वो मेटाबोलिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? यकृत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इनेमल का क्षय कब प्रारंभ होता है? इनेमल का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये इनेमल चीज क्या है। इनेमल क्या है? इनेमल जो है, इनेमल हमारे दांत का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है। इनेमल क्या है? दांत का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है, ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? वो भी इनेमल ही है। तो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? इनेमल है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इनेमल है। इनेमल का निर्माण किन किन से होता है? ये जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है ये किससे मिलकर बना होता है? तो इनेमल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इनेमल का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, तो इनेमल हमारे दांत का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? ये इनेमल है। और कैल्शियम